नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण दुबे और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अनुसंधान। जी हाँ, एक ऐसा चैनल जहां पर हम बात करते हैं आपसे और हमसे जुड़े हुए मुद्दों पर पूरी गंभीरता के साथ और पूरी गहराई के साथ। आज एक नए विषय के साथ हम यहां पर फिर से उपस्थित हैं और आज का हमारा विषय है जो अभी वर्तमान में पास किए गए 3 एग्रीकल्चर या 3 फार्मिंग विधेयक। अभी कुछ ही समय पहले हमने राज्यसभा की कार्रवाई में काफ़ी कुछ हंगामा सुनने में आया और जानकारी मिली कि 3 नए एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3 नए विधेयक जिनको राष्ट्रपति पहले ही जून में अध्यादेश ला करके जिनको लागू कर चुके हैं उनको पास किया जाना था और उसको चलते पक्ष और विपक्ष में भारी विरोध हुआ। स्थितियां यहाँ तक पहुँची कि 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित करना पड़ा। तो आइए समझते हैं क्या हैं ये विधेयक और क्यों इसे सरकार लागू करना चाहती है, क्यों इसका विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं और इन सारी चीज़ों से हटके जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या इन विधेयकों के आने से किसानों की परिस्थितियां बदलेंगी, क्या उन्हें कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इन सारी परिस्थितियों को जब समझने के लिए मैंने विषय का अध्ययन शुरू किया तो देखा यह बहुत ही जटिल और गंभीर विषय है। स्थितियां आज से नहीं, लगभग हम 50 या 70 सालों के आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद की स्थितियों को हम शुरुआत से जब आकलन करेंगे तब हमें सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। आखिर परिस्थितियां कहाँ से शुरू होती हैं, क्या कारण हैं कि इनका एक तरफ सरकारें कह रही हैं कि ये बहुत उपयोगी हैं, इनसे फ़ायदा होगा, विपक्ष कह रही हैं ये पूरी तरह से अनुपयोगी हैं, ये काले कानून हैं। कुछ किसान इनके समर्थन में दिखते हैं तो कुछ किसान इनके विरोध में दिखते हैं। आखिर इनकी पृष्ठभूमि क्या है, किस तरीके से हमें फ़ायदा देंगे, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसान की। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने का कारण क्या है कि हमारे पास एक बेहतर भूमि है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा जो जीने का तंत्र है, हमारी जो मानसिकता है, हमारा जो काम करने का तरीका है वो भूमि से, ज़मीन से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने से निश्चित तौर पर हमारा विकास का होना या ना होना इस चीज़ पर निर्भर करेगा कि हमारा किसान कितना विकसित है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो कितनी इनकम कमा रहा है। यदि हमें विकसित होना है तो हमें अपने किसान को विकसित करना पड़ेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए समय समय पर कई सारी योजनाएं किसानों के लिए आती रहती हैं। यदि हम बात करें आज़ादी के पहले की, आज़ादी के बीच की, तो हम देखें कि सबसे ज़्यादा शोषण यदि आर्थिक तौर पर किसी इंसान का हुआ है तो वो किसान का हुआ है। और आज की स्थिति में भी यदि हम देखें, आज़ादी के बाद भी यदि सबसे ज़्यादा परेशान पूरी की पूरी व्यवस्था में कोई व्यक्ति है तो वो किसान ही है। क्यों? क्योंकि वो अपनी फसल के लिए सबसे अधिक जोखिम लगाता है। एक फसल को उगाते समय, तैयार करते समय, खेत को तैयार करते समय उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता है कि आज से आने वाले 4 महीनों के बाद उसको कितना फ़ायदा होना है या कितना नुकसान होना है। इन्हीं सब पहलुओं को हम बारीकी से नज़र डालेंगे। आइए शुरू करते हैं वहाँ से जब हम आज़ाद हुए। जब हम आज़ाद हुए, किसान जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। हम यूँ कहें कि पूरी की पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ यदि किसान है तो इसमें कहने में कोई भी मुझे संशय नहीं है। ठीक है, अब आइए ज़रा हम किसान की स्थिति को समझते हैं आज़ादी के जस्ट बाद। जब हम आज़ाद हुए, किसान की स्थिति अत्यंत ही दर्दनाक थी, अत्यंत ही दयनीय थी और सबसे पहले उसने अपनी खेती को, अपने अनाज को उगाना चालू किया। अब उस समय हमारे लिए किसान के इस अनाज को बेचने का कोई प्रॉपर तंत्र नहीं था। ऐसी स्थिति में किसान क्या करता था? किसान ये करता था कि अपने अनाज का मुख्यतः जो उत्पादन वो करता था वो अपने गांव के ही आसपास जो व्यापारी होते थे उन्हें बेच दिया करता था। अब वहाँ से हुआ क्या कि जब किसान की फसलें ख़राब हुई, जब सूखा पड़ा, जब अकाल पड़ा, ऐसी स्थिति में किसान क्या करता था? साहूकार से या लोगों से कर्ज लेता था। उस कर्ज के एवज में ही जब उसकी फसल आती थी तो उसे कर्ज चुकाने के लिए उस फसल को बेचने की जल्दी होती थी। ऐसी स्थिति में क्या करता था कि वो जो फसल उसकी होती थी वो औने पौने दामों पर किसी भी व्यापारी को उसे बेचना पड़ता था।
ये मजबूरी उसकी आज भी है। ये मजबूरी आज़ादी के समय भी थी, आज़ादी के पहले भी थी, और यही मजबूरी किसान की आज भी है कि उसे अपनी फसल को जैसे ही फसल तैयार होती है उसे बिना इस बात की चिंता किए हुए कि आने वाले 10 दिनों में या आने वाले 15 दिनों में इसे इसके बेहतर दाम मिलेंगे, उसे बेचना पड़ता है। ठीक है, तो होता क्या था कि किसान अपनी फसल या तो व्यापारी को या साहूकार को या एजेंट को या ग्रामीण व्यापारी को, किसी एक को बेच देता था। ऐसी स्थिति में किसान का सबसे अधिक शोषण होता था। इस शोषण को रोकने के लिए सरकार एक नया बिल लेकर आई। यह बिल जो था वो लगभग 70 से 80 के दशक में कई राज्यों में इसको लागू किया गया, और यह बिल था जिसे हम कहते हैं एपीएमसी एक्ट। जी हाँ, इसे हम मंडी अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। मंडी अधिनियम को लाने का उद्देश्य ये था कि जो व्यापारी किसान के खेत पर जाकर के कम दामों में उसकी फसल को खरीद लिया करते हैं, उसको हटा करके ऐसी मंडियों को स्थापित किया जाए जहां एक से ज़्यादा व्यापारी एक साथ खड़े हों, और जो किसान को उसकी उपज का अधिक दाम दे उसको किसान अपनी फसल बेच दे। ये मुख्य रूप से उद्देश्य था, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जगह जगह पर मंडियों की स्थापना के लिए ये मंडी एक्ट बनाया गया। लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहें कि 1972 में स्थापित हुए मंडी एक्ट से आज भी यदि हम आंकड़ों की बात करें, यदि हम वास्तविक परिस्थिति की बात करें और शासकीय रिपोर्टों की बात करें कि जितनी मंडियों की आवश्यकता है उससे बहुत 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 कम मंडियां आज की डेट में स्थापित हैं। इन एपीएमसी मंडियों को इसलिए बनाया गया था ताकि किसानों को अपनी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक प्रतिस्पर्धी लोगों में बेचने का मौका मिले। अब एपीएमसी मंडी काम कैसे करती है, ज़रा इसको समझ लेते हैं। आज की स्थिति में भारत में लगभग 6330 एपीएमसी मंडी काम करती हैं, और इसकी यदि हम बात करें, इतनी मंडियां काम करती हैं, और लगभग 22,000 छोटे बाजार भी जो इन मंडियों से जुड़े हुए हैं या अलग तरीके से हैं वो भी काम करते हैं। ठीक है, जहां पर किसान अपनी फसल को व्यापारियों को बेचता है। अच्छा, तो आखिर क्या किसान अपनी फसल को एपीएमसी मंडी के अलावा किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकता था? जी हाँ, मंडी एक्ट में ये नियम बनाया गया था कि केवल एक रजिस्टर्ड व्यापारी ही किसान से उसकी फसल खरीदेगा, और उस फसल को वो मंडी समिति के माध्यम में रजिस्टर्ड कराते हुए आगे बेचेगा। मंडी समितियों को बनाने का उद्देश्य ये था कि किसान को जो उसकी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता है, तो मंडी समितियों के जो अधिकारी होंगे, जो कर्मचारी होंगे, उनकी देखरेख में इस तरीके की खरीद की जाएगी, और इस खरीद का पूरा सही दाम किसान को मिल पाएगा। मंडी समितियों का काम ये था कि वो ये देखें कि व्यापारी किसान पर अपनी मनमर्जी न थोपें, वो ये देखें कि उसको न्यूनतम प्राइस उस फसल का दिया जाए। लेकिन मंडी समितियां आज की स्थिति में भी इस काम को करने में पूरे तरीके से असफल रही हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि मंडी समितियों में सरकारी स्तर पर एक तो भ्रष्टाचार फैल गया। दूसरी चीज़ ये हुई कि मंडी समितियों में जो व्यापारी खरीदारी करते हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कभी भी संभव नहीं रही, या हुई भी तो कुछ दिन होने के पश्चात वो फिर से केवल कागजों पर उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दिखाया जाता है, लेकिन उसकी खरीदी जो होती है वो मार्केट के हिसाब से ही तय होती है। अब यहाँ पर हम यदि बात करें तो उपज मंडी समितियाँ चलती किस तरीके से, हमें इनकी प्रक्रिया समझनी होगी। उपज मंडी समिति में क्या होता है कि एक किसान अपनी फसल लेकर जाता है, वहाँ पर एक ढेर लगाता है, और जब उसकी बोली की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो उस बोली की प्रक्रिया में बहुत सारे व्यापारी आते हैं, और व्यापारी आकर के उस फसल का दाम लगाते हैं। यदि उसे किसान को ये चीज़ रहती है कि उसे अच्छा दाम मिल रहा है तो वो फसल को बेचता है, अन्यथा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना उसके पास रिसोर्सेज हैं और जितना उस मंडी में रिसोर्सेज की उपलब्धता है उसके आधार पर वो वहाँ पर रुकता है, अन्यथा वो अपनी फसल को लेकर या तो घर जा सकता है या फिर वो उसी दाम पर व्यापारी को बेच सकता है। ये मंडी की पूरी प्रक्रिया है। अब मंडी समिति में यहाँ पर इस बात को लेकर के नियमों के तौर पे ये बाध्यता है कि ये ध्यान रखा जाए कि मिनिमम जो सपोर्टिंग प्राइस है उससे नीचे चीज़ों को ना बेचा जाए, पर ऐसा संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, जो प्राइस है, जो मटेरियल की प्राइस है, वो कई बार कम दामों पर भी बिकती है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं केवल कुछ ही समय ऐसा होता है जब वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बेची जाती है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली मंडी की, कि यदि मंडियों की हम बात करें तो मंडियों से किसानों को बहुत अधिक फ़ायदा नहीं हुआ। तो मंडियों से फिर फ़ायदा हुआ किसको?
या मंडियों से नुकसान क्यों हुआ किसानों को? मंडियों को से किसानों को इसलिए नुकसान हुआ क्योंकि अब किसान अपनी फसल को किसी और तीसरी जगह पर बेचने में सक्षम नहीं था। यदि किसान चाहे कि वह अपने फसल को ट्रैक्टर में भर करके किसी एक तीसरे व्यापारी को दे तो ऐसा संभव नहीं था। लीगली तौर पे वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसे उस मंडी समिति के से ही संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति को ही अपनी फसल बेचनी थी। यदि मान लीजिए वो अपने गांव के बाहर किसी छोटे मोटे व्यापारी को भी फसल बेचता है तो वो छोटा मोटा व्यापारी भी फाइनली जाकर के उसी आढ़तिये को फसल बेचेगा जो कि मंडी समिति में बैठा हुआ है। और ऐसी स्थिति में किसान से लेकर के मंडी समिति तक की सेलिंग में बहुत सारे लोग का नेटवर्क बढ़ जाता है। अब जितने लोग बढ़ेंगे उतनी दलाली बढ़ेगी और उसी हिसाब से किसान को उसका मूल्य कम मिलने लगता है। कुल मिलाकर ये बात रही कि मंडी समितियों में जो उद्देश्य था वो पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाया। हाँ, एक उद्देश्य इसमें निश्चित तौर पर हम उस समय की बात करें जब इसे लागू किया गया था तो शायद पूरा हुआ कि अब किसान को अपेक्षाकृत अधिक कॉम्पिटिटर या अधिक लोग मिल रहे थे उसकी फसल को बेचने के लिए, क्योंकि पहले तो केवल 1 या 2 व्यापारी थे, आज की डेट में 50 व्यापारी थे। लेकिन यदि वो 50 व्यापारी अपनी पूरी तरीके से एक मोनोपोली क्रिएट कर लें कि हमें इस फसल का इतने से अधिक दाम देना ही नहीं है, तो किसान क्या करेगा? किसान कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे उसी रेट पर उस फसल को बेचना है। दूसरी चीज़ ये है कि वो अपनी फसल को उस क्षेत्र के बाहर कहीं और बेच नहीं सकता था। तो ये हमने एपीएमसी की बात कर ली। ये एपीएमसी की लगभग हमने यहाँ पर सारी बातें कर ली कि किस तरीके से किसान काम करता है। अच्छा, दूसरी हम बात करते हैं कि क्या किसान अपनी फसल को केवल एपीएमसी मंडी में ही बेच सकता है? जी नहीं। कुछ फसलों को बेचने के लिए एक और रास्ता है जिसे हम कहते हैं मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के थ्रू सरकारी खरीदी केंद्र पर बेचा जाना। जी हाँ, इसमें क्या होता है, आइए इसकी बात करते हैं। देखिए, आपने एक और शब्द सुना हुआ होगा, सहकारी समितियां। सहकारी समितियां वो समितियां होती हैं जिनके थ्रू सरकार जो है वो किसानों की उपज को खरीदती है। अब सरकार किसानों की उपज को क्यों खरीदेगी, उसका क्या रीजन है? होता क्या है कि सरकार ये बात अच्छे से जानती है कि जब फसल आती है और फसल जब एकदम से बहुत सारी आती है तो मार्केट में उस फसल का प्राइस गिर जाता है। अब ऐसी स्थिति में होगा क्या कि किसान ने जब लागत लगाई, जब किसान ने खेती शुरू की, उस समय शायद गेहूं का जो रेट था मार्केट में वो था 25 से 30 रुपए किलो। लेकिन जब फसल आई तब मार्केट में गेहूं का रेट हो गया 10 रुपए किलो। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में होगा ये कि किसान को अपनी उस गेहूं की फसल को 10 रुपए किलो में व्यापारी को बेचना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो उपक्रम है भारतीय खाद्य निगम, वो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी एक फसल के लिए घोषित करता है और भारत सरकार की एजेंसीज ही उसी रेट पर किसानों से उस अनाज की खरीदी करती हैं। ऐसी स्थिति जैसे मान लीजिए हम कहें कि अभी वर्तमान में किसी चीज़ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3000 रुपये है, तो जब सरकारी एजेंसियां उस अनाज को खरीदेंगी तो उसको वो 3000 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से खरीदेंगी। अब समस्या यहाँ पर क्या है? यहाँ समस्या ये है कि ये सरकारी केंद्र जो खरीदी करते हैं, ये खरीदी इनकी हमेशा नहीं होती है। ये खरीदी एक सीमित समय के लिए होती है। उसी सीमित समय में ही किसान को अपनी फसल यहाँ पर बेचनी होती है। दूसरा, ये प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया भी सरकारी सिस्टम से होकर के निकलती है। तीसरा, किसान को अपनी फसल को खरीदी केंद्र तक लेकर जाना पड़ता है। चौथा, खेत से लेकर के खरीदी केंद्र तक फसल जाने के बीच का पूरा जोखिम किसान का होता है। पांचवा, कितने दिन में उस फसल का पेमेंट उसको मिलेगा, ये प्रक्रिया भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से है। कई राज्यों ने इसको डिजिटलाइज भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी देखने में आया है कि 15-15, 20-20 दिन या 2-2 महीनों के बावजूद भी किसान को उसका जो उसने फसल की विक्रय किया है उसका पूरा का पूरा पैसा प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मजबूरन किसान, यदि उसे तत्काल रूप से पैसों की आवश्यकता है तो वो किसकी तरफ मूव करता है? उपज मंडियों की तरफ मूव करता है या उन छोटे व्यापारियों की तरफ जाता है जो उसका अनाज खरीद रहे हैं, और ऐसी स्थिति में उसे घाटे का ही सौदा करना पड़ता है। कुल मिलाकर के हम पूरी प्रक्रिया को देखें तो यहाँ पर सबसे कमज़ोर कड़ी हमारा किसान रह जाता है। क्यों? क्योंकि
उसके पास जोखिम बहुत ज़्यादा है। जोखिम किस लिए है? जब फसल तैयार होगी तब उसे उसका प्राइस मिलेगा, लेकिन यदि फसल तैयार नहीं हुई तो उस पूरी प्रक्रिया का जोखिम किसके पास है? किसान के पास है। पहली चीज़, मान लीजिए किसान ने ज़्यादा उपज पैदा कर ली, मौसम अच्छा रहा, मानसून अच्छा रहा, उपज ज़्यादा हो गई, तो क्या होगा? उपज ज़्यादा होगी तो रेट गिर जाएगा, तो भी समस्या किसान के लिए ही है। ठीक है। अशिक्षित होने के कारण दिक्कत एक और है, कर्ज से दबा होने के कारण कर्ज का प्रेशर होता है कि उसे पैसे चुकाने हैं, और इस स्थिति के कारण वो उस फसल को जल्दी से जल्दी निकालना चाहता है। ऐसी स्थिति में लाभ कौन कमाता है? लाभ ये बीच के व्यापारी कमाते हैं। ये किस तरीके से कमाते हैं? ये किसान से फसल खरीदते हैं, कुछ समय तक उसे होल्ड करते हैं, जब मार्केट में ठीक ठाक स्थिति बनती है तब उसे सेल करते हैं। क्या जोखिम इनका भी है? निश्चित तौर पर जोखिम इनका है, लेकिन इनका कम है, क्योंकि इनके पास फर्निश्ड गुड आ चुका है, वो उसी मटेरियल का वो अब पैसा दे रहे हैं। दूसरा, वो उतना ही स्टॉक करते हैं जितनी उनकी क्षमता है। अब इस प्रक्रिया को हमने यहाँ समझ लिया। अब इस प्रक्रिया में कमियां कहाँ हैं? आखिर क्यों किसान को कम रेट मिलता है? हमें इस पे बात करनी है। कम रेट मिलने के पीछे 2-3 रीजन है। होता क्या है, हर एक व्यापारी की अपनी एक संग्रह क्षमता होती है, वो दोनों तरीके से निर्धारित है। एक तो उसके फाइनेंशियल सोर्सेस के आधार पर निर्धारित है, और दूसरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसे अभी तक निर्धारित करके रखा था कि कोई एक व्यापारी किसी एक जगह पर इतनी पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा मात्रा का संग्रहण नहीं कर सकता है। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर अनाज का बहुत अधिक उत्पादन होता है। अब बहुत अधिक उत्पादन होने की स्थिति में उसका बहुत अधिक मार्केट में अचानक से उसकी बाढ़ आती है, और सारे जितने लोग हैं, जितना आढ़तिया, जितना पूरा मार्केट काम कर रहा है, वो उस अनाज को उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी पर स्टॉक कर लेता है। लेकिन उसके बावजूद भी अनाज यदि मार्केट में अवेलेबल है तो क्या होगा? तो स्थिति ये बनती है कि जब सारे स्टॉकिस्ट अपनी क्षमता के हिसाब से स्टॉक कर लेते हैं, तो अब वो उस अनाज को लीगली तौर से भी खरीदना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक बाउंडेशन आ जाती है कि इससे ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा स्टॉक करेंगे तो ब्लैक मार्केटिंग के एक्ट में फंस सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब किसान उसके पास उस सामान को लेकर आता है तो वो उसे खरीदने से मना करने लगता है कि भाई मैं नहीं खरीद पाऊंगा, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, उस मटेरियल का रेट गिरने लगता है। यदि वो उस मटेरियल के स्टॉक करने की क्षमता ज़्यादा बनी रहेगी, यदि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरीदा जाएगा, तो उसका रेट भी हमेशा क्या रहेगा? थोड़ा सा ऊंचा रहेगा। तो एक जो 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम था, आवश्यक वस्तु अधिनियम भी एक महत्वपूर्ण कमी बना हुआ था किसानों की आय को प्रॉपर तरीके से दिलाने में, क्योंकि जितने भी अनाज हैं, दलहन हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं, इनको स्टोर करने की एक लिमिट थी। उस लिमिट के ऊपर आप इन्हें स्टोर नहीं कर सकते थे। यदि स्टोर करते हैं तो आप सरकारी प्रक्रिया में फंसते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग इन्हें स्टोर करने से कतराता रहा, या इनके काम में बिजनेस करने से कतराता रहा, और यही हुआ कि किसान को उत्पादन के बावजूद भी उसका सही दाम नहीं मिला। एक कमी। दूसरी कमी कहाँ पर है? ज़्यादा जोखिम। पूरी की पूरी प्रक्रिया में यदि हम देखें तो सर्वाधिक जोखिम किसके पास है? सर्वाधिक जोखिम किसान उठाता है। कहाँ? वो अपने ही खर्चे पर ज़मीन तैयार करता है, बीज लेकर आता है, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स डालता है, उस बीज को खेत में डाल करके फसल तैयार करता है, और उसके बाद जब वो फसल कटती है तो उसे काटता है, उसको प्रॉपर तरीके से उसको साफ कराता है, पैक कराता है, और मंडी तक लेकर जाता है। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में यदि जोखिम है तो केवल एक व्यक्ति का है, और वो है किसान का। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी किसी भी स्टेप पर यदि कुछ भी थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो जो घाटा होना है वो किसे होना है? किसान को होना है। मतलब फायदा होगा तो उसके लिए कई सारे लोग यहाँ से यहाँ तक जुड़े हुए हैं, लेकिन घाटा होगा तो उस घाटे को साझा करने के लिए केवल और केवल किसान है। तो ये दूसरी कमी थी जिसके कारण किसान का बहुत अधिक नुकसान था। तीसरी कमी क्या थी? कम प्रतिस्पर्धा। अब कम प्रतिस्पर्धा का क्या कारण था? एक तो मंडी एक्ट। अच्छा, जब मंडी एक्ट आया उस समय उसका आना जरूरी था। क्यों? क्योंकि उस समय खुला शोषण हो रहा था। लेकिन आज भी वही शोषण की स्थिति फिर से बन गई है। आज क्यों बन गई है? आज इसलिए बन गई है क्योंकि हमारे पास उत्पादन ज़्यादा है, उत्पाद ज़्यादा है, और खरीदने वाले लोग सीमित हैं।
अब खरीदने वाले लोग सीमित हैं तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को खरीदेंगे, अपने हिसाब से उनका रेट निर्धारित करेंगे, अपने हिसाब से ही आपको उसकी आगे कीमत देंगे। ऐसी स्थिति में ज़रूरी हो गया था कि इस मार्केट को थोड़ा सा बढ़ा किया जाए, इसमें प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाया जाए, इसमें आढ़तियों का या मंडी या विपणन समितियों के वर्चस्व को समाप्त किया जाए और उनमें होने वाले भ्रष्टाचार को भी समाप्त किया जाए। तो कम प्रतिस्पर्धा को भी हटाना था। दूसरी चीज़, अगली कमी क्या थी? कर्ज। किसान जो होता है वो कर्ज से दबा रहता है और दबे रहने के कारण वो क्या करता है? अपनी फसल को किसी भी कीमत कर कभी भी किसी भी हाथों में बेचने के लिए तैयार रहता है और यही कारण है कि वो घाटा उठाता है। तीसरा, अगली चीज, मान लीजिए यदि कोई व्यवस्था, कोई तंत्र, कोई प्राइवेट व्यक्ति, कोई प्राइवेट संस्था इस बिजनेस में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहे तो किसी भी तरीके का ऐसा कोई व्यवस्थित तंत्र अभी तक नहीं था। कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव हुए थे लेकिन वो उतने व्यवस्थित नहीं थे कि उन्होंने राष्ट्रीय लेवल पर हम उनकी बात कर सकें। तो ये कमियां होने के कारण पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में किसान सबसे अधिक घाटे में रह रहा था। ऐसी स्थिति में कई सारे सुधारों की एक साथ ज़रूरत थी और उन सारे सुधारों को एक साथ लागू किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कृषि, जिनको यदि हम समग्र रूप से एक साथ बोलें तो कृषि सुधार कानून 2020 है, उसमें लागू किया गया है। आइए जरा हम उनकी बात करते हैं कि वो कौन कौन से कानून हैं और उन कानूनों से क्या किसान को फ़ायदा होने वाला है या क्या स्थितियां बनने वाली हैं। उनमें भी निश्चित तौर पर कुछ कमियां होगी और निश्चित तौर पर कुछ समय के साथ निकल कर आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कमियों को देखने के लिए हम हमेशा रुके रहें। आइए हम बात करते हैं कि आखिर क्या कमियां हैं, हम बात करते हैं कि क्या वो सुधार हैं और क्या उनसे प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला सुधार है कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक। ठीक है, नाम अपनी जगह है, मैं आपको उसके कुछ मुख्य बिंदुओं से अवगत कराऊंगा। बेसिकली क्या है? कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक। ठीक है, ये पहला अधिनियम है। इस अधिनियम की हम बात करें तो इसमें किसान को अपने उत्पाद को एपीएमसी या कृषि उपज मंडियों में बेचने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। उन्होंने एक इस तरीके के बाजार का निर्माण किया है जहां पर किसान किसी भी व्यक्ति को जाकर के, चाहे वो लाइसेंसधारी हो या ना हो, चाहे वो कृषि उपज मंडी के अंदर खरीद कर रहा हो या ना कर रहा हो, वो अपना उत्पाद किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यापारी को, किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी मिलर को, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी भी व्यक्ति को सीधे बेच सकता है। अब इसका विरोध क्यों है? लोगों का कहना यह है कि इस प्रक्रिया के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करने की साजिश है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कौन खरीदता है? सरकार खरीदते हैं। वो कुछ लिमिटेड दिन के लिए खरीदती है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत में केवल 6% किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रॉपर तरीके से लाभ उठा पाते हैं। 94% किसान ऐसे हैं जो कि अपने जोखिमों के कारण, अपने कर्ज के कारण, अपनी अशिक्षा के कारण व्यापारियों के थ्रू ही अपना व्यापार करते हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का तो एक हिसाब से हम देखें वैसे भी बहुत अधिक इस्तेमाल नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब किसान मराठियों या मंडी समिति में अपना अनाज बेचता है तो वहाँ पर मोनोपोली है, वहाँ का एक ही तंत्र है, उसी के हिसाब से उसे चीज़ों को बेचना है। अब यहाँ क्या होगा? अब यहाँ होगा ये कि किसान के पास अपने अनाज को बेचने के कई सारे ऑप्शंस खुलेंगे। अब वो ऑप्शंस कहाँ से खुलेंगे? ऑप्शंस यहाँ से खुलेंगे कि एक तो एपीएमसी का मार्केट ओपन है, खुला हुआ है, उस पर कोई बाध्यता नहीं है। दूसरा, कृषि उपज मंडी, जब सेवा सहकारी समितियाँ जो समितियाँ हैं, जब वो अनाज की खरीदी करेंगी तो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे वहाँ पर भी बेच सकता है। तीसरा, यदि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या मिलर चाहे तो सीधा किसी पर्टिकुलर गांव में जाकर के वहाँ के किसानों से कांटेक्ट करके उनके थ्रू डायरेक्ट खरीद कर सकता है। तो तीसरा नंबर का मार्केट खुल गया। कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट या स्टॉकिस्ट चाहे कि वो उसे पर्टिकुलर किसी एक अनाज की स्टॉक करनी है, ऐसी स्थिति में वो भी वहाँ जाकर के अपना एक दुकान लगा के बैठ सकता है कि भाई हम भी खरीद रहे। अब क्या हुआ? अब किसान के पास कई सारे कॉम्पिटिटर हो गए और अब उन कॉम्पिटिटर के चक्कर में किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए क्या है, केवल एपीएमसी में खड़े रहकर या उन्हीं की वर्चस्व में अपनी उपज को बेचने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। पहली चीज़ है।
दूसरा, इसमें किसी भी तरीके के टैक्स का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि जो टैक्स होता था वो अल्टीमेटली किसान को पे करना पड़ता था। तो जब टैक्स नहीं रहेगा तो किसान की वो बचत होगी। तीसरा, इसमें आप अपनी फसल की ऑनलाइन बिक्री भी कर सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, कई सारे ऐसे ऑनलाइन मार्केट्स बनेंगे जिनमें किसान चाहें तो अपनी फसल को सैम्पलिंग के बेस पर, ग्रेडिंग के बेस पर, वो आगे चल कर के उसकी संभावनाओं पर विचार होगा। इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े काम करेंगे और किस तरीके से उसकी सेलिंग होगी उसकी वो भूमिका तैयार करेंगे। अब इसमें लोग क्या कह रहे हैं, इसकी कमियां क्या हैं? लोग कह रहे हैं कि बड़े बड़े स्टॉकिस्ट जो होंगे या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे जिनके पास बहुत पैसा है, वो बहुत बड़ा स्टॉक खड़ा कर देंगे और उसे मनमाने दामों पर बेचेंगे। अब यदि वो स्टॉक खड़ा करते भी हैं तो स्टॉक खड़ा करने की कंडीशन में होगा क्या, मार्केट में हमेशा अनाज की कमी बनी रहेगी। और ऐसी कंडीशन में जो किसान है जिसके पास अभी थोड़ा बहुत जितना भी स्टॉक है, देखो पहले भी उतना ही स्टॉक रहता था, आज भी उतना ही स्टॉक रहेगा, लेकिन पहले उसे कम दामों पर बेचना पड़ता था। आज यदि मार्केट में किसी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने मान लीजिए उसको स्टॉक करके रखा भी है तो उसके कारण उसकी प्राइस बढ़ी हुई है, तो ऐसी स्थिति में दूसरी चीज़, किसान को भी उसकी बड़ी प्राइस मिलेगी, छोटे व्यापारियों को भी उसकी बढ़ी हुई प्राइस मिलेगी। दूसरा, सरकार को स्टोरेज करने के लिए या सरकार का बहुत सारा अनाज जो सरकार खरीदती थी, सरकार के पास स्टोरेज के साधन नहीं होते थे तो ख़राब हो जाता था। ऐसी स्थिति में एक प्राइवेट मार्केट भी पूरा का पूरा स्टोरेज के लिए खड़ा होगा, क्योंकि बिजनेसमैन को तो फ़ायदा कमाना है, तो वो तो बिना बेनिफिट के और बिना सिस्टम के आपके सिस्टम में उतरेगा नहीं। अब यहाँ से होगा क्या कि किसानों का जोखिम थोड़ा सा कम होना चालू हो जाएगा, उनको प्रतिस्पर्धा अधिक मिलेगी, उनको लोग अधिक मिलेंगे, तो उसको उसके प्राइस के बेहतर मूल्य मिलने की संभावना है। जो बीच का कमीशन है वो भी कम हो जाएगा। तो ये हमारा पहला एक्ट है, इसमें पूरी तरीके से बाजार को बदल दिया गया है। लेकिन क्या मंडियां ख़त्म की गई हैं? मंडियां वर्तमान तौर पर ख़त्म नहीं की गई हैं, लेकिन क्या मंडियां स्थिर रहेंगी? इस बात पर सबसे बड़ा सवाल है, और मंडियों का स्थिर रह पाना भी बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि मंडियों के अंदर एक उनका पूरा टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है, वहाँ पर टैक्स दिया जाता है। अब कोई किसान अपनी फसल को टैक्स दे करके ज़्यादा पैसों में क्यों बेचेगा? जहाँ पर उसे पैसे कम मिल रहे हैं, टैक्स भी कटना है, तो नहीं बेचेगा। ऐसी स्थिति में वो बाहर ही सेल करेगा। जब अंदर की सेलिंग ही बंद हो जाएगी तो मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो वर्किंग है, या तो वो अपने आप को और सुधारेंगी या फिर धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये पहला अधिनियम है जिस पर हमने बात की है। दूसरा अधिनियम जो था, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा सशक्तिकरण एवं संरक्षण, इसकी बात करते हैं। ये क्या है? देखिए, हमने अपने वीडियो में बात की है कि किसान के ऊपर सर्वाधिक जोखिम है। जब किसान अपनी फसल उगाता है तो व्यापारी उसके पास तभी फसल खरीदने के लिए पहुंचता है जबकि वो उसको उगा करके तैयार करके अपने घर में रख चुका होता है। इसके पहले का पूरा जोखिम किसका होता है? किसान का होता है। यदि किसान की आय को बढ़ाना है और उसके कर्ज को घटाना है तो हमें उसके जोखिम को घटाना होगा, हमें उसके लॉस को घटाना होगा। अब लॉस कैसे घटेगा? लॉस इस तरीके से घट सकता है कि जब हम कोई बिजनेस करें और उस बिजनेस के करने में पार्टिसिपेशन नंबर ऑफ लोगों का बढ़ जाए, एक बिजनेस के कई सारे हिस्सेदार हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में उसका लॉस कई सारे लोगों में बढ़ जाएगा। इसके लिए ये विधेयक लाया गया है, और इसको यदि मैं किसी टर्म से इंट्रोड्यूस करूं तो मैं कहूँगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब समझिए क्या है। इस विधेयक के द्वारा उन्होंने एक इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर या एनवायरनमेंट तैयार करने की प्रयास किया है, शुरुआत की है, जिसमें एक किसान किसी एक प्राइवेट संस्था, किसी एक प्राइवेट व्यक्ति या किसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर सकता है कि जब उसकी फसल आएगी तो उस फसल का वो न्यूनतम इतना प्राइस उस किसान को देगा ही देगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? अच्छा, इसके साथ साथ एक और इसमें बिंदु जुड़ा हुआ है कि इसके साथ साथ यदि वो किसान और कंपनी दोनों चाहें तो उसमें लगने वाली जो कुछ सेवाएं हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स है, उसकी जुताई का खर्चा है, उसके बीज का खर्चा है, उसकी प्रोसेसिंग का खर्चा है, वो खर्च एक हिसाब से वो कंपनी या वो व्यक्ति या दोनों पार्टियां मिलकर भी उठा सकती हैं। तो वो पूरी की पूरी एक प्रोसेस रहेगी। और इस प्रोसेस से क्या होगा? इस प्रोसेस से ये होगा कि ज़मीन किसान की रहेगी, मेहनत किसान की रहेगी, और जो फसल के उत्पादन में लागत है वो दो लोगों में बट भी सकती है। वो एक पूरी पार्टी भी पे कर सकती है या वो पूरी किसान भी पे कर सकता है।
और उसके आधार पे एग्रीमेंट के तौर पे एक न्यूनतम मूल्य वो उस फसल का निश्चित करेगा कि इतनी फसल मैं इतने रेट में आपसे फसल खरीदूंगा। अब इससे किसान को क्या फ़ायदा है? इससे किसान को फ़ायदा ये है कि किसी भी जोखिम की स्थिति में, मान लीजिए अब उस एग्रीमेंट में इस तरीके के क्लॉजेज हैं कि मान लीजिए उत्पादन हुआ नहीं, तो जो होने वाला लॉस है उस प्रक्रिया में, जो उसमें सेवाओं में जो खर्चे आए हैं, वो उन सेवाओं के खर्चे अब किसान को व्यय नहीं करने हैं, वो ऑलरेडी व्यय वो पर्टिकुलर कंपनी कर चुकी है। या यदि मान लीजिए बहुत अच्छा उत्पादन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में भी किसान को एक न्यूनतम मूल्य उस काम के एवज में उस थर्ड पार्टी से मिल सकता है। तो किसान को क्या क्या मूल्य वहां पर मिल सकता है? एक तो किसान सुविधाएं ले सकता है, पैसे ले सकता है, चीजें गेन कर सकता है। एक न्यूनतम मूल्य फसल के होने या ना होने की स्थिति में भी वो क्या कर रहा है? उस पर्टिकुलर व्यक्ति या कंपनी से ले रहा है। वो जोखिम 2 या 3 लोगों में बढ़ चुका है। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों का कहना है कि इसके थ्रू कॉरपोरेट्स घरानों का खेती पर एकाधिकार हो जाएगा। निश्चित तौर पर जब कोई एक्ट अधिनियम बनता है तो उसमें समय समय पर कई सारे सुधारों की आवश्यकता होती है, और जब ये लागू होगा तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ खामियां निकलेंगी, और उन खामियों को यदि सही तरीके से सुधारा जाएगा तो ये एक बेहतर एक्ट होगा जिसमें किसानों का जोखिम बहुत हद तक कम कर दिया जाएगा। उनके साथ कई सारी, अब जब बड़े बड़े घराने, बड़ी बड़ी टेक्निकल कंपनियां, टीम उससे जुड़ेंगी तो वो क्या करेंगी? वो प्रोसेसिंग के लिए वहीं आसपास यूनिट भी लगाएंगी, वो उस किसान के मार्केट के आसपास की इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगी, वो उस किसान की खेत की स्थिति को भी सुधारेंगी। क्यों? क्योंकि अब उनका खुद का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर नुकसान कहाँ हो सकता है? नुकसान यहाँ ये हो सकता है कि जो हमारा किसान है वो सबसे कम शिक्षित व्यक्ति है, सबसे ज़्यादा अशिक्षित है, और सबसे ज़्यादा अशिक्षित होने की स्थिति में उससे गलत तरीके से एग्रीमेंट साइन कराए जा सकते हैं, और गलत तरीके से एग्रीमेंट साइन करा करके स्थितियां यहाँ तक भी हो सकती हैं कि उसके लिए उससे मुआवजे की मांग की जाए या उसे उस मूल्य की फसल ना दी जाए। जैसा कि कई सारी स्थितियों में समझ आया है कि गुजरात में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई है उसमें प्रॉपर तरीके से चीज़ें नहीं हो पाई हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें किसान की नेगोशिएशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस मैकेनिज़्म पे काम करना पड़ेगा। हमें इस तरीके की बॉडीज़ बनानी पड़ेगी जो किसान की तरफ से स्टैंड होकर के काम करें इस पूरी प्रक्रिया में। अन्यथा अकेला किसान किसी एक निश्चित तौर पर किसी एक इंडस्ट्री से, किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट से, किसी एक बड़े व्यापारी से बिल्कुल कभी भी नहीं फाइट कर सकता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को जोर देने की बहुत आवश्यकता है। बट इतना ज़रूर है कि यदि व्यापक तरीके से इस पर काम हुआ तो एक बहुत अच्छी योजना रहेगी। ये दूसरा सुधार है। तीसरे सुधार की हम बात करते हैं तो तीसरा जो सुधार किया गया है वो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करके बहुत सारे कृषि उत्पादों को उनकी स्टॉकिस्ट लिमिट से बाहर कर दिया गया है। आप उनकी अब कोई भी लिमिट तक उनको स्टॉक कर सकते हैं। तो आखिर सरकार का ऐसा करने के पीछे मंशा क्या है? 1955 में जब यह अधिनियम लाया गया था तब हम आज़ाद हुए थे, हमारी उत्पादन क्षमता बहुत अधिक नहीं थी, और ऐसी स्थिति में जो स्टॉकिस्ट होते थे वो अनाज का स्टॉक कर लेते थे और देश में एक निश्चित समय के पश्चात अनाज की भारी कमी आ जाती थी, जिसके कारण अनाज के मूल्यों में भारी वृद्धि हो जाती थी। इसी बात को ध्यान रखते हुए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया था, जिसके अंतर्गत हर एक वस्तु की एक निर्धारित मात्रा ही आपके गोडाउन में स्टॉक के तौर पर रखी जा सकती है। उससे अधिक मात्रा मिलने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी। ये अधिनियम उस समय बिल्कुल सही था, क्योंकि उस समय हमारी उत्पादन क्षमताएं कम थीं और हमें अधिक अनाज की आवश्यकता होती थी। यदि मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग हो जाए तो मार्केट से अनाज गायब हो जाता था। ऐसी स्थिति में मार्केट में अनाज के रेट बढ़ जाते थे। बट आज स्थितियां उलट है। आज हमारी उत्पादन क्षमता ज़्यादा है, आज हमारी उत्पादन क्षमता कहीं अधिक है और हम स्टॉक करने की क्षमता हमारी कम है। तो होता क्या है, मार्केट में अनाज जो है या तो वो किसान के पास पड़ा रह जाता है या फिर छोटे व्यापारियों के पास पड़ा रह जाता है। बड़े व्यापारी का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, प्रोसेसिंग में जा नहीं पाता है, एक्सपोर्ट की प्रक्रिया में वो प्रॉपर तरीके से जा नहीं पाता है। यदि स्टॉकिस्ट की क्षमता को बढ़ा दिया जाए
गवर्नमेंट का सोचना ये है कि जब हम इस क्षमता को बढ़ा देंगे तो जो बड़े व्यापारी है, जो बड़ा सिस्टम है, जो एक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अनाज को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना शुरू करेंगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगी तो वो पूरा के पूरे चैनल में एक पूरा का पूरा फ्लो मेंटेन होगा, और जब फ्लो मेंटेन होगा तो जो लास्ट में जो जोखिम, मान लीजिए फसल के बहुत अधिक आने पर जो किसान उठा लेता है, वो जोखिम अब बड़ी कंपनी तरफ भी शिफ्ट हो जाएगा। लोगों का कहना है कि इससे बड़ी कंपनियां फ़ायदा कमाएंगी, लेकिन बड़ी कंपनियों के साथ साथ इसमें किसान को भी फ़ायदा होगा। किसान को क्या फ़ायदा होगा कि जब मार्केट में एक्सेस में मटेरियल नहीं रहेगा तो ऐसी स्थिति में उसके मटेरियल के दाम भी प्रॉपर बने रहेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमने एक प्रॉपर चर्चा करी, सारे अधिनियम के क्या कारण है जो वो बनाए गए, उससे किसान को कहाँ से फ़ायदा होगा, कहाँ से नुकसान होगा, आखिर इसका विरोध हो क्यों रहा है, क्या वास्तव में ये किसान के लिए बहुत अधिक हानिकारक है। तो वर्तमान परिस्थितियों में हम देखें तो ये किसान के लिए हानिकारक नहीं है। समस्त सरकारों के यदि हम पूरी सारी चीज़ों को देखें तो सारी की सारी सरकारों ने इसको व्यापक तरीके से अपने अपने घोषणा पत्र में शामिल भी किया है, लेकिन राजनीतिक कारणों से वो इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, वो इसको व्यापक तरीके से समझें, अपनी शिक्षा के स्तर को बढ़ाएं, लोगों के बहकावे में ना आएं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना नहीं है, बल्कि लोगों को एक बेहतर व्यापक सच से जोड़ना है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ जानकारियाँ पूरे तरीके से ना दी गई हों, ये भी हो सकता है कि कुछ जानकारियों में कुछ गलतियाँ छुपी हों। उसके लिए आप अपने स्तर पर अनुसंधान करिए, खोज करिए और बेहतर जानकारी बेहतर लोगों पर लेकर जाइए। बहुत बहुत नमस्कार।